जैसा अभी आपको बताया कि बुनकर समाज की साझी विरासत, मैं तो प्राचीन इतिहास पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा, मानव सभ्यता सुसंस्कृत जहाँ से होनी शुरू हुई, वहाँ से बुनकरों का इतिहास के बारे में मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप इजिप्ट की बात करें, इंडिया से बाहर जाएं, तो इजिप्ट में भी जो ममीज लिपटी हुई हैं, जो शव अभी मिलते हैं, जिनको देखने के लिए आप म्यूजियम में जाते हैं, अजायब घर में जाते हैं, तो वो जो है जिस कपड़े में लिपटी हुई हैं, वो कोई फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा नहीं, वो हाथ का बना हुआ कपड़ा है। और आज हजारों हजार साल से वो मम्मी उसमें सुरक्षित हैं, वो शव जो हैं उनमें सुरक्षित है, राजाओं के, महारानियों के, सामंतों के ढेर सारे। और भारत में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, उसमें हमें बुनकरों के कार्यों के साक्ष्य मिलते हैं। कपड़े की, जो कपड़ा बुना गया उसकी छाप मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता लेकिन उसकी छाप मिलती है ढेर सारी कलाकृतियों पे। जैसे कहीं कोई कपड़ा है, वो मिट्टी, अगर मिट्टी के ऊपर रखा जाए तो उस पर छाप आ जाएगी, तो वो छाप मिलती है। और उसके बाद फिर लगातार बुनकरों की जो संस्थाएं थी, जो गिल्ड सिस्टम था इंडिया में, श्रेणी व्यवस्था जो थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हर जात की अपनी श्रेणी होती थी और वो लोन देने का भी काम करती थी। तो हमें वो उल्लेख मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प उल्लेख मिलता है, एक मंदसौर जगह है मध्य प्रदेश में, और मंदसौर में एक जो है मंदसौर प्रशस्ति मिलती है, पत्थर पे लिखा हुआ एक अभिलेख मिलता है जो माइग्रेशन के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो बुनकर समाज था वो कैसे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है। तो उस प्रशस्ति में बताया कि गुजरात में लाट जगह है, लाट, प्राचीन उसे लाट कहते थे, गुजरात समुद्र के किनारे है, और वहाँ बुनकर जो रहते थे, तो ट्रेड में कुछ कमी आई वहाँ। सिल्क का व्यापार होता था पूरी दुनिया में, भारत और चाइना सिल्क जो है वो यूरोप भेजते थे, और उसके लिए बाकायदा एक सिल्क रूट होता था, पहाड़ से होते हुए यूरोप तक जाने का एक रूट था, सिल्क रूट। उस सिल्क रूट में कोई व्यवधान आया होगा, जैसे आज युद्ध हैं तो उस समय भी युद्ध थे, तो वहाँ के जो बुनकर थे वो वहाँ का काम छोड़कर कहाँ आ गए, मध्य प्रदेश में मंदसौर में आ गए। मैं आपको माइग्रेशन बता रहा हूँ, मूवमेंट बता रहा हूँ। तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो है वो बुनकरों के होते थे, और उनके लिखे साक्ष्य हमें मंदसौर प्रशस्ति में मिलते हैं। ऐसे ही पूरा जो भारतीय इतिहास है उसमें जो पुरातत्व है, उसमें जो खासकर जो अभिलेख हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी बुनकर समाज के बारे में देते हैं। एक ऐसा समाज था जो मेहनत कश था, जो खुद धागा बनाता था, खुद कपड़ा बुनता था और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता था। जब 712 में अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई, और 10वीं शताब्दी के बाद हमने देखा कि जो बुनकर समाज था वो उसका रूपांतरण शुरू हुआ। बुनकर समाज का क्या, बहुत से समाजों का, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे जहां आप बैठे हैं वहीं का एग्जाम्पल दूंगा। उसके साक्ष्य हैं कि बुनकर जहां भी आज आप जो जुल्हा समाज मुस्लिम्स में देखते हैं, पूरा का पूरा जो अंसारी समाज देखते हैं, वो पूरा का पूरा बुनकर समाज से कन्वर्ट हुआ। बिजलाल जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में। इसी तरीके से एक बंजारा कम्युनिटी थी जिसके बारे में एक उल्लेख मिलता है गुरु ग्रंथ साहब में। ये तो बुनकर समाज का हो गया, बंजाराओं का बता रहा हूँ। तो गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेख है, अभी का गुरु ग्रंथ साहब है, बहुत पहले का, कि पीलीभीत से लेकर पूरनपुर और सीधे मुरादाबाद तक ये पूरा इलाका बंजारों का सबसे ज़्यादा घना बसी हुई आबादी का इलाका था, और आज पूरा का पूरा बेल्ट जो है मुस्लिम बंजारों का है। गुरु ग्रंथ साहब में 84 जगह बंजारों का नाम आता है।
ऐसे ही बुनकर समाज का भी आता है, लेकिन कन्वर्जन हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये समाज हाशिए पर चले गए, ये समाज किनारे चले गए वक्त के साथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, अगर आज भी अगर कपड़े का ट्रेड देखो तो बाद में ब्रिटिश पीरियड से सारा कपड़े का व्यापार इंडिया के गिने चुने हाथों में है, जो आपके हाथ में था। जो बिना कपड़े के मनुष्य नहीं रह सकता, जैसे भोजन वैसे ही कपड़ा भी आवश्यक था, और बाद में हम देखते हैं कि वो हाशिए में चले गए। तो मैं आपको केवल कुछ ही बातें बता रहा था, और बाकी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं तो एक टीचर की हैसियत से मैंने जो मुझे आता है थोड़ा बहुत बताने की मैंने कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुरादाबाद में पॉलिटिकल कार्यक्रम था, मई में शाम को था, तो डीजी एकेडमी ने कहा सर आप ट्रेनिंग दीजिए, आप ट्रेनर भी हैं। तो मैं गया, मेरा पहला सब था, यहाँ मैं एमपी राज्यसभा नहीं हूँ, यहाँ मैं हूँ रिटायर्ड डीजीपी। मैंने क्या मुझसे पढ़ोगे? बोले साहब आप हथियारों के एक्सपर्ट हैं, तो हम आपसे हथियारों के बारे में पढ़ेंगे। डिप्टी एसपी थे ट्रेनिंग में, तो पढ़ाया, तो मैं ट्रेनर थी। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सामाजिक समरसता में आया हूँ, इसमें कोई राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। अभी प्रोफेसर श्याम बिहारी जी ने बताया कुछ चीज़ें। अब जो आपने कहा पूरी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो आज हमारे अंसारी हो गए, ये हो गए, मैं उसके बारे में बताऊँगा। बचपन में मेरे पिताजी के मुँह से 2-3 चीज़ निकलता था। कहते थे बेटा मेरे पुरखे कपड़ा बुनते थे, मेरे पुरखे रोहिन नदी के किनारे रहते थे। औरंगजेब के समय में हमारे पुरखों का पेशा छीन लिया गया, और तब हमारे पुरखे भाग करके नेपाल की सीमा पर आकर के बस गए। मेरे घर से नेपाल सीमा 5 किलोमीटर है, और अब भी वहाँ जंगल है। अभी मैं अपने सांसद निधि से 3 करोड़ 60 लाख दिया हूँ फेंसिंग करने के जंगल की, वहाँ मेरे पुरखे आकर बसे थे। अब मैं राइटर भी हूँ, मेरी 10वीं किताब इस समय प्रिंट में है, जल्दी आएगी, और मैं चाहूँगा बुनकर समाज चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम इसको ज़रूर पढ़े, उसको अपने पुरखों के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। आपने लखी साहब बंजारा के बारे में बताया, मैंने उन पर 25-30 पेज लिखा है, और मैंने पार्लियामेंट में ये किया था कि दिल्ली में एक रोड लखी साहब बंजारा के नाम से बनना चाहिए। तो मैं जब लिख रहा था तो मैं गया कि रोहिन नदी कहाँ है, नेपाल से निकलती है, तब तो गोरखपुर था, आज महाराजगंज जिला है। निचलौल से निकलती है वो नदी रोहिन, और राप्ती में गोरखपुर के पश्चिम में मिल जाती है। मैंने बुद्धिस्ट साहित्य पढ़े, प्रोफेसर राजबरी पांडे बड़े बहुत बड़े हिस्टोरियन थे BHU के, उनकी पढ़ी, बाबा साहब की पढ़ी। तो इसमें आपको बुद्ध के बारे में क्या बताया जाता है कि बुद्ध भगवान ने पहली बार बुजुर्ग आदमी देखा, बीमार देखा, मुर्दा देखा, तो वो थोड़े सबका ही हाल होना है तो वो भी चलेगा। ये नहीं है, असलियत यह है रोहिन नदी के पूरब तरफ 2 साम्राज्य थे, कोलीय वंश और मल्ल वंश। आज भी गोरखपुर के और देवरिया के ठाकुर सिंह नहीं लिखते, अपने नाम के सामने लिखते हैं मल्ल। तो मल्ल वंश कोलीय वंश, वही कोलीय वंश जो कालांतर में कोरी और कोली और अब अंसारी का वही वंश है। और पश्चिम तरफ था, मेरे पुस्तक में आएगा भी, शाक्य वंश, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। शाक्य ये सैनी वाला नहीं, वो लोग इच्छाकू भगवान राम का जो वंश है उसके थे। और वो राजा महाराजा सुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे, वो कोई पारिवारिक नहीं थे। उस समय डेमोक्रेसी थी और वो चुने जाते थे, और सबसे बड़ी संस्था होती थी शाक्य संघ, जो 20 साल का होता था उसे शाक्य संघ का शपथ ग्रहण करना पड़ता था कि जो संघ निर्णय लेगा उसका पालन करूंगा। ये करीब हो रहे थे 27 साल के, तो इन्होंने भी लिया कुमार सिद्धार्थ। एक बार सूखा पड़ा, किसान उधर कोलीय वंश वाले हम पानी ले जाएं,
शाक्य वंश वाले हम ले जाएं, मारपीट हुई किसानों में, बात राजाओं तक पहुंची और उसके बाद जो सेनापति थे शाक्य गणराज्य के, उन्होंने कहा युद्ध। बात बात में लड़ाई होती थी। अब ये चले कुमार सिद्धार्थ तो उनके दिल में शुरू था वो शांति के पुजारी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये समाधान नहीं है युद्ध। कुछ लोग हम इधर बैठ जाएं, कुछ उधर बैठ जाएं और पानी का समाधान निकल आएगा। लेकिन कहा गया नहीं, आपने शाक्य संघ के निर्णय का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको सजा। तो उनको 4 सजा प्रस्तावित हुई। फांसी की सजा, देश निकाला, परिवार का सामाजिक बहिष्कार और चौथा कि सैनिक बनकर युद्ध लड़िए। फांसी की सजा उन्होंने कहा हमको दे दोगे तभी हम उसकी अपील नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कौशल नरेश अयोध्या के अनुमोदन के फांसी की सजा क्रियान्वित नहीं हो सकती थी। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं दोषी हूँ, अगर आप नज़रों में, तो मेरे परिवार को क्यों दंड दोगे? अगर सामाजिक बहिष्कार होता तो पिताजी गद्दी से उतार दिए जाते, रिश्तेदारों की ज़मीन जायदाद सब कब्जा कर ली जाती। तो उन्होंने चुना, देश निकाला। इस तरह से वो बने बुद्ध। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ, बुनकरों का इतिहास। कोलीय वंश में राजा थे महाराजा अंजन। सन 78 में खुदाई किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और सन 72 में हमारे यहाँ खुदाई हुई। नेपाल की सीमा 500 मीटर में गया था गुरु पूर्णिमा को, तो वहाँ भगवान बुद्ध का स्तूपा और महाराजा शुद्धोधन का महल मैंने डिटेल में अपनी पुस्तकाने में लिखा। इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। ये गोरखपुर कोई गए हुए एक स्टेशन है पीपीगंज, कंपियरगंज, फरेंदा, ये तो एक थे विलियम क्लस्टन पेपे, उन्हीं के नाम पे पीपीगंज है। तो वो काला नमक धान हमारे यहाँ होता है, बुद्ध काल का है, बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। मैंने बहुत काम किया उसमें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है। तो वो उसका जमींदार था और वो लोग खेती कराकर इंग्लैंड भेजते थे। तो उसने 1898 तब तो खुदाई नहीं हुई थी, ऊंचा था। उसने समझा कुछ है तो खोदने के बजाय दूर से टनलिंग करके, उस स्तूपा सबसे ऊंचा था, तो वहाँ जो अवशेष कुछ रखे थे, जब बुद्ध भगवान का महानिर्माण हुआ कुशीनगर में, तो उनके अस्थियों के कई पार्ट किए गए। उसमें एक जन्मस्थली माया सिद्धार्थ नगर, जो कपिल वस्तु का, पहले उसका नाम हिस्ट्री में प्रोफेसर साहब, उसका नाम है पिपरावा नाम है, जो कपिल वस्तु किया गया। तो ले गया 1898 में, और अभी इसी 7 मई को उन रेलिक्स का, उसमें तमाम वो थे, ज्वेलरी थी जो भगवान बुद्ध संबंधित थे। 7 मई को हांगकांग में उसका ऑक्शन होना था। सबसे बड़ा दुनिया में सेंटर इस टाइप का हांगकांग। मुझे मालूम हुआ 4 मई को। मैंने तुरंत प्रधानमंत्री जी को ईमेल किया, चिट्ठी लिखा, विदेश मंत्री जी जयशंकर जी उनको किया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को किया। और मुझे 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी सजग रहे और वो ऑक्शन रुक गया। और ऑक्शन रुक गया, मेरी चिट्ठी का उन्होंने अपने दस्तखत से जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने। अब वो भगवान बुद्ध की रेलिक्स दिल्ली में आ गई, ले आए। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब अब ये रेलिक्स जहाँ की हैं वहीं जाना चाहिए। अब आता हूँ उसके बारे में। तो कोलीय वंश जो थे, अंजन महाराज वो गौतम बुद्ध महाराज के नाना थे। और वहाँ मैं गया तो बड़ा बोर्ड लगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यह वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध महाराज की माँ महामाया का जन्म हुआ, उनकी पत्नी यशोधरा का जन्म हुआ। तो महामाया और यशोधरा ये कोलीय वंशी थी, महाराजा अंजन की पुत्री। ये संबंध है कोलीय वंश का। कोलियों का काम क्या था, अभी इन्होंने बताया, कपड़ा बुनना। अभी आपने उसका बताया, इजिप्ट के पिरामिड्स का, ममीज का। तो ये समाज, बुनकर समाज ये है जो दुनिया को, मनुष्यों को कपड़ा बनाया। ये है इस समाज का रोल। तो कोरी समाज जो आज कन्वर्ट होकर के अंसारी हो गए, ये कपड़ा बुनते थे। एक परिवर्तन आया 1658 जब औरंगजेब बादशाह हुए।
फिर उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा, कोरी समाज ने खेती नहीं किया, फूस का मकान बनाया, हथकरघा लगाया और अपना कपड़ा बुना, वो काम करते थे कपड़े का। क्योंकि महाराजा अंजन खुद कोलिय वंशी थे, इसलिए ईस्टर्न यूपी बिहार में कपड़े का काम। फिर उस समय कहा गया, अगर कपड़े का काम करना है तो आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। उसमें तमाम कोलिय वंशी भागे और सबसे ज़्यादा कोरी हैं बुंदेलखंड में, झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, इन सब में। तो वहाँ पर महाराजा छत्रसाल का राज था, इसलिए वहाँ प्रोटेक्शन मिल गया और यहाँ कन्वर्ट हुए और इनको कहा गया जुलाहा, और वही जुलाहा अब कहलाते हैं अंसारी। लेकिन हम सब क्या हैं? बुनकर। लेकिन भैया मेरे पुरखे तो एक हैं, हम साथ में क्यों नहीं बैठ सकते? हम दूसरे के शादी विवाह में, सुख दुख में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? एक दूसरे घर में जाकर खाना क्यों नहीं खा सकते हैं? तो ये मेरा कहना है और ये थीम हम लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक वो है। केवल इंडोनेशिया में गया, वही बताया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि साहब हमारे पुरखे हिंदू थे, और इसीलिए मैंने सरस्वती का लगा रखा है। उनके करेंसी नोट में जब गूगल पर ढूंढिएगा, गणेशान इंडोनेशियन करेंसी, आपको उसमें आपको गणेश, जहाँ हमारे यहाँ 100 का दिखाई पड़ता है, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कई नोटों में, सब में नहीं, कुछ नोटों में है गणेश। तो ये एक अभियान चल रहा है कि हमें जो एक दूरियां पैदा हुई, कटुता पैदा हुई, और उस कटुता का हम हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, देश हमारे लिए प्रथम है, उसके बाद कुछ है। वो इसलिए जो नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट है, देश है तो हम हैं, और इसके लिए कुर्बानियाँ दिया है, सबने दिया है। तो ये जो है, यही थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। सब जगह जाएंगे, मैं ये कहूँगा हमारे जो लोग हैं उसी तरह हर समाज, जैसे राजपूत मैंने कहा, वहाँ बड़े आए मौलाना फला तोमर, फला राठौर, एक बताते हैं साहब मैं पृथ्वीराज के वंशज से हूँ। तो इसलिए हमें पुरखों पर अपने गर्व करने चाहिए, और हमें आपस में सामाजिक समरसता, ये हमारी समरसता, हम एक हैं, इसलिए आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। मैं जापान में था, उसी समय हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए, जापान को पीछे पछाड़ करके। तो आज इसलिए क्योंकि हम एक हैं, एक रहेंगे, तभी ये होगा। और ये नहीं कि ये जो एक खाई सी, वो खाई चौड़ी नहीं होनी चाहिए, खाई पटनी चाहिए। तो इसलिए मैं आया हूँ इस खाई को पाटने में। अब मैं प्रोफेसर साहब हमारे बंजारा समाज के, जब पुस्तक लिख रहा था तो मेरे पुरखे जब बसे वहाँ करके, इनका भी संबंध है इस चीज़ से। तो वहाँ हमारे यहाँ 3 कुएँ हैं पतली ईंट वाले, कहते थे बंजारों ने बनाया था। हमारे यहाँ नाच उच बहुत होता है, एक नौटंकी होती है, तो एक पाठ होता था लाखा बंजारा, और मेरा गांव साहब कुआं बंजारों का। मेरे पुरखे सबसे पहले जब वहाँ रोहिन नदी के देवदा से भागे, ये करीब 1680 के दशक में, तो यहीं आकर बसे थे। तो हमने कहा भाई लाखा बंजारा क्या चीज़ है। तो मैं जब STC कमीशन का चेयरमैन था, तो एक मेरे मेंबर थे बंजारा, हाँ। तो मैंने कहा भाई ये लाखा बंजारा साहब क्या हैं? बोले साहब तो हमारे मसीहा हैं। 17वीं शताब्दी में वो देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। उस समय तो हर जगह बैलगाड़ी भी नहीं जाती थी। आपने कहा सिल्क रूट, क्या रूट, और उनके दादा नायक ठाकुर, दिल्ली का जो किला बना अकबर समय में, वो सबसे बड़े ठेकेदार थे। लाखा इसलिए कहा जाता है, उनके पास 1 लाख से ज़्यादा बैल थे, और उसी पर वो ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ये ग्रुप हमारे यहाँ रहता है, जहाँ नेपाल को सप्लाई होता था, ईस्टर्न यूपी बिहार को। हमारे यहाँ नदी है जमुआर, उस समय खाली तरह जंगल, आज भी जंगल है, तराई की ज़मीन। तो वहाँ पर बंजारे अब तक 20-25 साल पहले तक आते थे। इनके पास बहुत पैसे थे, उस समय करेंसी नोट तो होता नहीं था, तो कहीं ये ज़मीन में गाड़ देते थे, नक्शा बनाते थे बीजक, जिनके कितनी उस समय रहा होगा, समझिए 17वीं शताब्दी। लेकिन आज भी आते हैं, खोदते हैं कि कहीं
तो लखी साहब बंजारा का नाम दिया प्राइम मिनिस्टर ने जब अमृत सरोवर का हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान बना। अंसारी समाज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद का साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और अंसारी समाज को पाकिस्तान नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी अंसारी समाज की उपलब्धि है और हम और आप एक ही हैं, सिर्फ धर्म अलग अलग है। आप जिसको चाहते हैं आप उसको पूछते हैं, हम जिसको चाहते हैं हम अपने धर्म के अनुसार उसको पूछते हैं, लेकिन है एक ही, अलग अलग नहीं है। कि जैसा आपने प्रेरित किया है, सारे समाज उसी मार्ग पर चलेंगे और अपने बड़ों का अनुसरण करेंगे, पुरखों को अपने दिल में रखेंगे और उनकी विरासत कायम रखेंगे। हमारे बीच में मातृशक्ति बैठी है। मैंने किशन जी से निवेदन किया था और परमेश्वरी जी से कि अगर कोई छोटा सा गीत जो बुनकर समाज की रवायत हो जाए, लेकिन मुझ पर कोई नाम नहीं आया है, तो मुझे मेरे एक अंसारी बंधु ने 4 लाइनें लिखकर भेजी हैं, वो आपको सुननी पड़ेगी। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा, फिर हम सब भोजन करेंगे। बाशिंद गाने हिंद में एक कौम है जुलाहा, बाशिंद गाने हिंद में एक कौम है जुलाहा, बेमिसालों बेशकीमती और बावफा ऐसे हैं जुलाहा, जिसका तरीके जिंदगी आला तरीन है, जिसका तरीके जिंदगी आला तरीन है, जिसका ख्यालो पाक से मिलता सुकून है, ऐसी कौम है जुलाहा। फैली हुई है जुलाहे कौम ए अजमत जहान में, सियासत का पिदर कहते हैं इसे हिंदुस्तान में, ऐसी कौम है जुलाहा। ये सादिक उल कौल है गुमराह नहीं देखा, जिसके मुकबिल आ गया बचता नहीं देखा, ऐसी कौम है जुलाहा, ऐसी कौम है जुलाहा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। समाज, हमारा सहयोगी अंसारी समाज जिंदाबाद।